हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं लूसेंट सब्जेक्टिव बुक से पेज नंबर 36 से लेकर के 39। आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोगों ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। 2 दिन हम लोगों का गैपिंग हो गया क्योंकि प्रॉब्लम मैंने आपको समझा दिया था, बता दिया था। तो इस वीडियो में आपको लूसेंट सब्जेक्टिव से पेज नंबर 36 से लेकर के 39 तक जो आपको होमवर्क दिया गया था, हम लोगों ने बोला था फ्रेंड्स कि आपको आधुनिक भारत स्टार्ट किया जा रहा है, यानी उत्तरकालीन मुगल सम्राट से संबंधित क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने अपना होमवर्क अच्छे तरीके से कंप्लीट किया तो एमसीक्यू के साथ यहाँ पे टेस्ट लगाइए और देखिए कितना आपने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करी है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस मुगल शासक को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है। शाहे बेखबर के नाम से किस मुगल शासक को जाना गया? यहाँ पे राइट आंसर हमारा बनता है ऑप्शन ए, बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब का सबसे बड़ा पुत्र था। इसका पूर्व नाम मुअज्जम था, ये याद रखना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जहांदार शाह की बात करें तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना गया और यहाँ पे फर्रुखसियर की बात करें तो घृणित कायर के नाम से इनको जाना गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन नामक रक्त जड़ित सिंहासन किसने बनवाया था? डायरेक्ट पूछा था मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया, तख्ते ताउस का निर्माण किसने करा था? यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शाहजहां ने इसका निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य और उनके संस्थापक के संबंध में कौन सा मिलान यहाँ पे गलत है? कौन सा मिलान यहाँ पे गलत है? ठीक है, मिलान आपको बताना है कौन सा मिलान यहाँ पे गलत है। तो मैं आपको बता दूँ, देखिए अवध का जो संस्थापक थे शहादत खां, बिल्कुल सही है। हैदराबाद के निज़ामुल मुल्क, ये भी सही है। बंगाल के संस्थापक मुर्शीद कुली खां, ये भी सही है। लेकिन गलत यहाँ पे है कर्नाटक, क्योंकि कर्नाटक के संस्थापक के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? सादुतुल्ला खां। और बुरहान मुल्क कौन थे? तो शहादत खां का ही ये नाम था, उपाधि थी इनकी बुरहान उल मुल्क। तो यहाँ पे अगर हम देखें कर्नाटक के संस्थापक के रूप में कौन होंगे? सादुतुल्ला खां, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सादुतुल्ला खान, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ये पॉइंट यहाँ पे गलत है। राइट। क्वेश्चन नंबर 4, मुअज्जम निम्नलिखित में से किसका वास्तविक नाम था? मुअज्जम किसका वास्तविक नाम था? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, बहादुर शाह। बहादुर शाह प्रथम जो थे, इन्हीं का ये वास्तविक नाम था मुअज्जम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मुगलकालीन इतिहास में सैयद बंधु के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन असत्य है सैयद बंधु के संबंध में। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सैयद बंधु हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को कहा जाता है, ये पॉइंट्स बिल्कुल सही है, ये ध्यान रखिएगा। पूछा भी जाता है कि सैयद बंधु कौन थे, तो हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां थे। ठीक है। सैयद बंधुओं को शासक निर्माता यानी किंग मेकर्स के नाम से भी जाना गया, ये पॉइंट भी सही है। हुसैन अली खां की हत्या हैदर बेग कौन था? तो एक तुरानी सैनिक था जिसने हुसैन अली खान की हत्या 720 नहीं है, 1720, ठीक है, 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को किया था, ये पॉइंट भी सही है। तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उपरोक्त सभी कथन सही है, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को तभी सब्सक्राइब करिएगा जब आपको लगे कि ये चैनल आपके लिए यूज़फुल है। नेक्स्ट वन कह रहा है कि निम्नलिखित उपनाम के संबंध में कौन सा मिलान गलत है? अच्छे तरीके से पढ़िए और बताइए कि कौन सा मिलान यहाँ पे गलत किया गया। ऊपर मैंने आपको बताया था कि जहांदार शाह जो थे वो लंपट मूर्ख के नाम से जाने गए, फर्रुखसियर जो है वो घृणित कायर के नाम से जाने गए, यानी दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, यानी कौन सा मिलान गलत है? तो कोई भी मिलान गलत नहीं है, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, डी को टिक करेंगे, कोई भी मिलान यहाँ पे गलत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मोहम्मद शाह के शासनकाल में हैदराबाद के निज़ामुल मुल्क ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कब की थी? हैदराबाद के संस्थापक निज़ामुल मुल्क थे, इन्होंने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कब की थी? तो 1725 ईस्वी में, 1725, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन असत्य है? एक एक करके पॉइंट्स को देखते हैं। नादिर शाह ने दिल्ली पर 1739 में आक्रमण किया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन थे? मोहम्मद शाह, ये बिल्कुल सही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सभी जो मैंने कथन के वाइज में यहाँ पे लगा दिया है ताकि आपको एक ही क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन मिल सके। ठीक है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है कि ईरान के नेपोलियन के नाम से किसे जाना गया? नादिर शाह को। तो ये सभी पॉइंट्स बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, कोई भी यहाँ पे गलत नहीं है। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं।
मुअज्जम बहादुर शाह की उपाधि के साथ दिल्ली के गद्दी पर कब बैठा? अपने चारों भाइयों में उत्तराधिकार का जब युद्ध हुआ उसके बाद यानी औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बहादुर शाह मुअज्जम जो थे यानी मुअज्जम बहादुर शाह की उपाधि के साथ 1707 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। बी विल बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासक सबसे कम था? यानी उत्तरकालीन जो मुगल सम्राट रहा औरंगजेब का उत्तराधिकारी बने अलग अलग शासक, तो इनमें सबसे कम समय किसका रहा? सबसे कम शासक रहे जहांदार शाह। जहांदार शाह का शासनकाल सबसे कम था 700 में बार बार यार क्यों कह रहा हूँ 1712 से लेकर के 1713 तक, करीब 1 वर्ष तक इन्होंने लगभग शासन किया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और इन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं? लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना गया, ये याद रखिएगा, ठीक है, लंपट मूर्ख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मुगल बादशाह लंपट मूर्ख के नाम से जाना गया? तो अब मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी लंपट मूर्ख किसे कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, दुर्बल, कायर और निंदनीय होने के कारण किस मुगल सम्राट को घृणित कायर कहा गया? तो घृणित कायर और ऊपर में लंपट मूर्ख हम लोग बार बार देखते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पे सही आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी, फर्रुखसियर, ठीक है, फर्रुखसियर। अच्छा, फर्रुखसियर का शासनकाल क्या था? ये देखिए, बहादुर शाह और जहांदार शाह के बाद तीसरे शासक बने, यानी 1713 जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 1713 से लेकर के इनका जो शासनकाल रहा 1719 तक रहा, ठीक है, 1713 से 1719 तक रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या बनेगा? गोवा पर अधिकार किसने किया था? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन, करेक्ट आंसर क्या होगा? हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। जैसे कि आपको पता है 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर के भारत में आया था, जबकि दूसरी बार जो आया 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। और 1510 ईस्वी में, यानी ध्यान दीजिएगा, गोवा को इसने अधिकार कब किया था? 1510 ईस्वी में इसने गोवा पर अधिकार किया था। बीजापुर के जो शासक थे यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। हीरा महल का निर्माण किसने करा था? याद रखिएगा फ्रेंड्स कि लाल किला में ये स्थित है हीरा महल, जिसका निर्माण किसने करा था? बहादुर शाह प्रथम, ठीक है, बहादुर शाह प्रथम। ऑप्शन सी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, नेक्स्ट वन कह रहा है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम बादशाह कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम बादशाह कौन था? निर्माण इसका कराया गया था शाहजहां के द्वारा, लेकिन बैठने वाले अंतिम शासक बने मोहम्मद शाह, जिनको रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है, मोहम्मद शाह। क्योंकि इन्हीं के समय में 1739 में आपने देखा था कि नादिर शाह का आक्रमण हुआ, तो नादिर शाह के आक्रमण के वक्त यही शासक थे और तख्ते ताउस को भी वो अपने साथ ले गया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेज़ों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी, फर्रुखसियर, ठीक है, फर्रुखसियर। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो सही आंसर क्या बनेगा? देखिए, ये क्वेश्चन से इस तरह के प्रश्न पूछे जाने के चांसेस होते हैं, बहुत ही कम चांसेस होते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए तो फ्रेंड्स आपको गलती नहीं करना है। इसमें मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बना करके बाद में बताऊंगा। फिलहाल ट्रिक अच्छे तरीके से रेडी नहीं है, मैं कोशिश कर रहा था लेकिन ट्रिक पूरे तरह से बन नहीं पाया, और जो बन रहा था मैं आपके साथ अभी फ़िलहाल शेयर नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा सा अजीब था। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत अच्छा ट्रिक बना करके आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप इसको याद रख पाओ। उत्तर मुगल काल के जो भी सम्राट हैं उनके नामों को क्रम से आप सजा करके याद रखो, ताकि एग्जाम्स में अगर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाए तो डेफिनेटली आप करके आओ। ऐसा नहीं कि आप कन्फ्यूजन्स में कुछ और टिक करके आ जाओ, ऐसा नहीं करना है। जो भी पढ़ना है अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम यहाँ पे, अगर आपको याद है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप मैच करके देख लीजिएगा, लेकिन मैं आपको बाद में बता दूंगा किस तरह से आपको याद रखना है। तो सबसे पहले तो आपने देखा था, मैंने ऊपर में आपको 3 शासक के नाम बताए थे, बहादुर शाह, उसके बाद जहांदार शाह, उसके बाद फर्रुखसियर। तो अगर हम यहाँ पे बहादुर शाह नहीं है, उसके बाद क्या कह सकते हैं? जहांदार शाह आएगा। तो 2 नंबर को पहले रखेंगे। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस तो हम राइट आंसर टिक कर सकते हैं कि 2 सबसे पहले यहाँ पे आएगा, तो 2 होगा। 2 के बाद कौन आया था? जहांदार शाह के बाद आया था फर्रुखसियर, लेकिन ऑप्शंस में फर्रुखसियर नहीं है। उसके बाद थे मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का शासनकाल 1719 से लेकर के 1748 तक था, यानी यहाँ पे 2 के बाद 1 आएगा, 2 के बाद 1। उसके बाद कौन आएंगे? मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह, मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह, यानी 1 के बाद 4, और बाद में जो बचा आलमगीर तृतीय, ठीक है। आलमगीर यहाँ पे तृतीय नहीं, आलमगीर द्वितीय की है।
तो 3 को टिक करेंगे, राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। तो बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं ट्रिक बता करके आपके साथ शेयर कर दूंगा। भारत की आखिरी जो मुगल सम्राट थे वो कौन था, यानी भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर, जिन्हें बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन बी। रोशन अख्तर किस मुगल शासक का नाम था? रोशन अख्तर। रोशन अख्तर किस मुगल शासक का नाम था? तो ये आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी, मोहम्मद शाह का नाम था रोशन अख्तर, और इन्हीं को रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना गया। ठीक है, डी को टिक करेंगे। मोहम्मद शाह के मृत्यु के बाद मुगल सल्तनत का अगला शासक कौन बना? मोहम्मद शाह के बाद तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था बहादुर शाह, उसके बाद जहांदार शाह, जहांदार शाह के बाद फर्रुख सियर, उनके बाद मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह। अहमद शाह यहाँ पे करेक्ट होगा। अहमद शाह का शासनकाल क्या रहा था? अहमद शाह का शासनकाल 1748 से 1754, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1748 से 1754 तक इनका शासनकाल रहा था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अली गौहर किसका उपनाम था? अली गौहर किसका उपनाम था? ये सभी क्वेश्चन लूसेंट सब्जेक्टिव में अच्छे तरीके से दिया गया। मैंने कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर पाऊँ और कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको याद करा पाऊँ। तो अली गौहर किसका उपनाम था? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय से संबंधित अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साझा कर दिया था, दे दिया था। किस संधि के तहत? इलाहाबाद की संधि के तहत। इलाहाबाद की कौन सी संधि? इलाहाबाद की प्रथम संधि, जो कि 1765 में हुई थी। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। राइट। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ध्यान रखिएगा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बात यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जा रही है, कंपनी के अधीन नहीं। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी, वारन हेस्टिंग्स। वारन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि वारन हेस्टिंग्स का शासनकाल कब से कब तक था, तो ये आपको याद रखना है 1700, ध्यान दीजिएगा 1774 से 1785 तक वारन हेस्टिंग्स का शासनकाल रहा था। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहला अपना व्यापार फैलाया? गेस करिए, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहला अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो भारत आने वाले सबसे पहले जो यूरोपीय थे वो कौन थे? पुर्तगाली। पुर्तगाली वास्को डी गामा थे। 17 मई 1498 में आए हुए थे। ध्यान रखिएगा, वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पर उतरे थे? भारत में वो कहाँ पर उतरे थे? कालीकट। कालीकट के जो शासक थे जुमोरी ने इनका स्वागत किया था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर इनसे भेंट किया, वह कौन थे? सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर इनसे भेंट किए थे सर थॉमस रो। सर थॉमस रो यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, सर थॉमस रो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था, किससे जीता था? ऊपर में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ, बीजापुर के जो सुल्तान थे, यूसुफ आदिल शाह से इन्होंने जीता था। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पढ़िए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक जो कोठी थी वो कहाँ पे खोला? कोच्चिन में खोला। बिल्कुल सही है। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र जो बस्ती थी संथो में थी। ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। एक और दो दोनों कथन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कि कार्नेलियन हाउटमैन निम्नलिखित में से कौन था? कार्नेलियन हाउटमैन निम्नलिखित में से कौन था? ये पहला डच यात्री था। पहला डच यात्री जो कि भारत में कब आया? भारत में आया था 1596 ईस्वी में। ठीक है, 1596 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? किससे प्राप्त की थी? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, जहांगीर से इन्होंने अनुमति ली थी। ऑप्शन बी। तृतीय कर्नाटक युद्ध, जिसको एंग्लो फ्रेंच संघर्ष के नाम से जानते हैं, एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ था? तीसरा कर्नाटक युद्ध का समापन किस संधि के तहत हुआ? तो ध्यान देगा, तीसरा कर्नाटक युद्ध चला कब से कब तक था? ये अक्सर पूछा जाता है 1756 से 63 तक, जिसको सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और इसका समापन पेरिस के संधि के तहत हुआ। ऑप्शन ए। जबकि पहला कर्नाटक युद्ध का समापन एलासापल के संधि के तहत, दूसरा जो समापन हुआ पांडिचेरी के संधि के तहत। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे, पेरिस की संधि के तहत। राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चुनाव करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चुनाव करें। क्या होगा राइट आंसर? मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन थे? कैप्टन हॉकिंस। बिल्कुल सही है।
कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज था, जो कि जो मैं आपको बता दूं, जेम्स प्रथम, ध्यान रखिएगा, जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में मुगल दरबार में 1609 ईस्वी में आया था। ठीक है, 1609 ईस्वी में, अप्रैल 1609, यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया, जहांगीर के दरबार में आया हुआ था। तो सभी कथन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर बन जाता है। जब 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो उनका स्वागत किसने किया था? उनका स्वागत कालीकट यानी कि कोझिकोड के जो राजा थे जमोरिन ने किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, जमोरिन। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित में पेशवाओं में से किसने की थी? बेसिन की संधि 1802। ठीक है, 1802, ये याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है। किसने किया था? तो बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने अपनाया था? ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ऑप्शन ए, जो पहली बार भारत में पुर्तगाली गवर्नर बन के आया था 1505 ईस्वी में, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्या है? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो प्रथम गवर्नर जो भारत में आया हुआ था वो वही थे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? खान की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? हॉकिंस को। ठीक है, हॉकिंस को। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम, सर्वोत्तम सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? बिहार से, अपने बिहार से, यानी ऑप्शन ए। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ध्यान दीजिएगा, पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजों के भारत में फैक्ट्री स्थापित करने का जो क्रम रहा है शहरों में वो किस तरह से, तो इसके लिए एक छोटा सा तरीका आप याद रखिएगा, सुर में बक। सुर में बक अगर आप याद रखते हैं तो यहाँ से याद रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, सुर का मतलब हो गया पहले सूरत में, दूसरा मुंबई में, तीसरा बम्बई में और चौथा कलकत्ता में, यानी चारों लेटर से आप याद रख सकते हैं कि इनका क्रम कुछ इस तरह से रहा था। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय दिया जाता है किसे? भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। ऑप्शन बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 18वें दशक में भारत में लड़े गए युद्धों के निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? 18वें दशक में, तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन डी, क्योंकि अंबर का युद्ध हुआ, उसके बाद प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। अंबर का युद्ध 1749, प्लासी का युद्ध 1757 और उसी तरह से वांडीवास का युद्ध 1760 और बक्सर का युद्ध 1764। ठीक है, तो ये क्रम यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। भारत में पहली मुद्रण मशीन यानी कि जो प्रिंटिंग प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा। ए को टिक करेंगे, पुर्तगाली। बंगाल में नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बंगाल में अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी, अलीवर्दी खां का जो शासनकाल रहा वो कब से कब था? 1740 से लेकर के 1756 तक। ठीक है, 1756 तक। और इनके बाद जो प्लासी का युद्ध आपको पता है 1757 के समय कौन थे? तो वो थे सिराजुद्दौला, यानी इनके जो उत्तराधिकारी हुए वही थे सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला का शासनकाल 56 से 57 तक ही था, ये आपको याद रखना, 56 से 57 तक ही सिराजुद्दौला का शासनकाल रहा। और सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर हुई, ये आपको याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 में। और अगर आपसे प्रथम संधि की बात करें तो ये भी याद रखिएगा, प्रथम संधि कब हुआ था? तो प्रथम संधि 12 अगस्त को हुआ था, 12 अगस्त 1765। ठीक है, तो किनके बीच हुआ? जो द्वितीय संधि हुआ था सुजाउद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था, ऑप्शन बी। जबकि प्रथम संधि शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के मध्य हुआ था। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। नेक्स्ट वन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल में अंतिम गवर्नर था? मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल में अंतिम गवर्नर था। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा?
ऑप्शन ए मुर्शीद कुली खां। ठीक है, मुर्शीद कुली खां, ऑप्शन ए को टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ कब था? ध्यान रखना है, प्लासी का युद्ध 1757 को हुआ था, 23 जून 1757, ये याद रखना है, 23 जून 1757 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली के शासक कौन थे? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली के जो शासक थे वो शाह आलम द्वितीय थे। ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? तो ऊपर मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन के बारे में, बहुत बार पूछा था। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के द्वारा। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? गेस करिए। तो यहाँ पे करेक्ट होगा, मराठों ने सर्वाधिक विरोध किया था, ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। तो 3 पॉइंट्स है, तीनों को पढ़िए, 2 पॉइंट्स है, सॉरी। देखिए, कालकोठरी की जो त्रासदी हुई थी वो 1756 को हुआ था। कब? 20 जून 1756 को, ये भी याद रहेगा, 20 जून 1756 को हुआ था। ठीक है, यह घटना नवाब सिराजुद्दौला के समय में हुआ था, ये भी पॉइंट्स बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों कथन सही होने की वजह से ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, दोनों कथन सही है। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? कमेंट करके बताइए कि बक्सर का युद्ध एक्चुअली हुआ कब था, डेट के साथ आपको बताना है। ठीक है, डेट के साथ ध्यान रखिएगा। बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो थे, सी विल बी राइट आंसर, हेक्टर मुनरो। बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला? बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला? क्या बनेगा राइट आंसर? बंगाल का द्वैत शासन 1765 से 1772 तक चला था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? ध्यान रखिएगा, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, आपको पता होगा कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ उसका समापन किस संधि के द्वारा हुआ? मद्रास के संधि के तहत। पहला मद्रास, दूसरा जो हुआ मंगलौर। मैंने आपको याद कराया क्या ट्रिक? मद्रास में मंगलश्री। ठीक है, मद्रास में मंगलश्री, ये आपको याद कराया था। तो पहला मद्रास, दूसरा मंगलौर की संधि, तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो यानी ऑप्शन बी को टिक करेंगे, तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि। किस सूफी संत द्वारा स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई? किस सूफी संत द्वारा स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई? तो मियाँ मीर, ऑप्शन बी मियाँ मीर के द्वारा। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? जफरनामा को किस सिख गुरु ने लिखा है? तो गुरु गोविंद सिंह जी को, जो कि सिखों के 10वें गुरु हैं और अंतिम गुरु माने जाते हैं गुरु गोविंद सिंह जी, ऑप्शन सी। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है? किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी को लिखा है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, गुरु अर्जुन देव। और ये सिखों के कौन से गुरु थे? सिखों के 5वें गुरु हैं। कैसे याद रखेंगे? अर्जुन यानी 5 पांडव में से एक थे, 5 पांडव में से एक थे। ठीक है, इस तरह से याद कराया है मैंने। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ के प्रवर्तन किसे माना जाता है? किसने किया था? खालसा पंथ के प्रवर्तक के रूप में अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी माने जाते हैं, सी विल बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम क्या होगा? सही कालक्रम बताइए क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, नाना अंगद अमर है। मैंने आपको बताया था कि नाना अंगद अमर है, यानी तीसरे नंबर पे आ रहे हैं अमरदास, तीसरे गुरु थे। चौथे हो गए रामदास। राम को कैसे याद रखना है? रामायण के 4 भाइयों में से एक थे, 4 भाइयों में से एक थे राम। ठीक है, और अर्जुन पांडव में से 5 पांडव में से एक थे, 5। तेग बहादुर 9वें गुरु थे, तेग बहादुर 9वें गुरु थे और ये गुरु गोविंद सिंह जी के पिता थे। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखना है। चलिए, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? आदि ग्रंथ को किसने संकलित किया? तो ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट वन, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी और इसी कारण से जहांगीर ने इनका कत्ल करवा दिया था। तो गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव। आगे बढ़ते हैं। गुरु लिपि का आविष्कारक किसे माना जाता है? गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक किसे माना जाता है? गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक गुरु अंगद माने जाते हैं, यानी कि सिखों के जो दूसरे गुरु हैं इन्हीं को माना जाता है, गुरु अंगद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए 3 पॉइंट्स दिया गया, तीनों को अगर हम पढ़ेंगे तो देखेंगे क्या होगा सही आंसर, सही कथन देखना है।
सिखों के तीसरे गुरु अमरदास थे। सिखों के चौथे गुरु के रूप में रामदास को जाना गया। सिखों के पांचवें गुरु के रूप में गुरु अर्जुन देव को जाना गया। यानी तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, डी को टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वारेन हेस्टिंग्स के समय में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं हुआ? वारेन हेस्टिंग्स के समय में कौन सा कार्य नहीं हुआ? तो वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल मैंने आपको बताया था 1774 से 1785 तक था। तो मुगल सम्राट को मिलने वाला जो 26 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन था, इन्होंने इसको बंद करा दिया। बिल्कुल सही है। प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन भी इन्हीं के समय में हुआ था। कौन किए थे? जेम्स ऑगस्टम हिक्की। जेम्स ऑगस्टम हिक्की आपको पता है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल पॉइंट सही है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना भी इन्हीं के समय में हुआ था। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इनके समय में नहीं हुआ, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन, वारेन हेस्टिंग्स के समय में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा कब स्थापित किया गया? प्रथम मदरसा की स्थापना कब किया गया था? तो 1781 ईस्वी में। ठीक है, कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया गया 1781। यहाँ पे कोलकाता नहीं, कलकत्ता होगा। ठीक है, कलकत्ता, क्योंकि उस वक्त कलकत्ता के नाम से ही जाना जाता था। आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समापन किस संधि के द्वारा हुआ, यानी कब हुआ, ये आपसे पूछा रहा है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समापन, ध्यान रखिएगा 1775 में जब सूरत की संधि हुई थी, उसके तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का स्टार्टिंग माना जाता है। लेकिन जब समापन हुआ वो 1782 की सलबाई की संधि के तहत हुआ। यानी सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 1782 सलबाई की संधि। तो आशा करते हैं कि 65 MCQ आपको अच्छा लगा होगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको कोई इसमें शिकायत है, कोई डाउट है, तो नीचे कमेंट करके आप बोल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर ऑल पे सेट कर रखें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।